नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन शर्मा। आज आपके सामने मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए दोस्तों, शिक्षा नीति के संदर्भ को अगर समझा जाए तो हमारी जो वर्तमान में शिक्षा नीति चल रही है वो 34 ईयर ओल्ड है, वो 34 साल पुरानी है। 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में आई थी वो नीति चल रही है। अब ये जो वर्तमान में नीति है इसके संदर्भ को मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक, इसकी हिस्ट्री जानते हैं, इसका आधारभूत इतिहास जानते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 1986 की राजीव गांधी के कार्यकाल में बनी शिक्षा नीति में 34 वर्ष बाद, 34 ईयर, 34 वर्ष बाद इसमें परिवर्तन किया गया है। और अब ये 2020 की जो नीति है ये संसद में पेश होगी। संसद में पेश होने के बाद इसको एक्टिव किया जाएगा। अब इसके क्रम को समझते हैं हम सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि आपको जीके की दृष्टि से भी बढ़िया रहे और आप जो है परीक्षा की दृष्टि से भी इसको जो है भली भांति समझ सकें। और दूसरी बात यह है कि आप इसकी समझ इसमें बढ़ सके, आपकी समझ का इसमें विकास हो सके। देखिए, इसी क्रम में हम बात करें तो 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन वो रिपोर्ट अमान्य रही, उसको अमान्य कर दिया गया। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल की बात है। मतलब उसके लिए कहा गया कि इसमें बहुत ज्यादा कमियां हैं, वो लागू होने की स्थिति में या लागू होने योग्य नहीं है। इसी क्रम में क्या होता है, 2016 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनी। 2016 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनी, शिक्षाविद है ये। और 31 मई 2019 को इसने अपनी रिपोर्ट किसके सामने पेश की? भारत सरकार के सामने। भारत सरकार के सामने इसकी रिपोर्ट आती 31 मई 2019 को। और इस रिपोर्ट के आधार पर 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस रिपोर्ट के आधार पर, यानी के कस्तूरी रंगन, ये समिति याद रखना एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो समिति बनी, इसकी रिपोर्ट को 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसको अंतिम रूप से मंजूरी दे दी। अंतिम रूप से मंजूरी देने का मतलब है कि अब इसको संसद में पेश किया जाएगा और ये कानूनी तरीके से एक नीति के रूप में डेवलप होगी। अब इस प्रारूप को, अब इसको प्रारूप ही बोलेंगे अभी तक तो, अब इस प्रारूप को संसद में पेश करके, इसको पारित करके इसको अंतिम रूप देना बकाया है, अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। अब देखिए, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या होता था और अब क्या होगा। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बेसिकली क्या होता था दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक यहां पे अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 6 से 18। ये पहले कितना था, ये 6 से 14 वर्ष था, और अब ये जो है बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 18। क्षमा चाहता हूं, 3 से 18। ये 3 से 18 वर्ष की उम्र तक जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रावधान होगा। तो पहले जो था 1 से 8 तक था कक्षा का, अब इसमें कितना कर दिया, 12 तक का कर दिया। अब देखो, इसको समझिए एक एक चीज को, पहले पूर्व नीति को समझिए, फिर आपको वर्तमान का संदर्भ समझ में आएगा। पहले 10+2+3 का फॉर्मुलेशन था, 10th क्लास, उसके बाद 11वीं 12वीं 2 साल ये हो गया, और ये स्नातक के 3 साल हो गए। पहले ये प्रावधान था, 10+2+3 का प्रावधान था। अब इसको कर दिया गया 5+3+3+4, 5+3+3+4। तो ये 5 में तो क्या है दोस्तों, कक्षा देखिए, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड। आगे चलते हैं, यहां पे ये कौन सी क्लास आ गई, 3 साल क्या पढ़ेंगे, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 3 साल क्या पढ़ेंगे, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास पढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद यहां पे 4 साल क्या होगा, ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इस प्रकार से 10+2+3 फॉर्मुलेशन को परिवर्तित करके 5+3+3+4 कर दिया गया। तो पहले जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो थी 6 से 14 वर्ष, और अब यह हो गई 3 से 18 वर्ष। ये अनिवार्य शिक्षा के ईयर हैं, अनिवार्य शिक्षा के उम्र है ये। अब देखो, इसमें क्या पढ़ेगा बच्चा, इसमें बच्चे को पढ़ने के लिए क्या करेगा, सब बिंदुओं पे बात करेंगे। बीएड का क्या होगा, टेट का क्या होगा, इन सब बिंदुओं के ऊपर अपन बात करेंगे। देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया ये 5 साल, तो 3 से 8 वर्ष की उम्र तक हो गए। फिर आएंगे कितने, 3 साल, ये हो गए 8 से 11। तो ये तो कौन सी स्टेज हो गई, फाउंडेशन स्टेज हो गई।
फिर आ गई कौन सी स्टेज, प्राइमरी स्टेज। फिर आ गई ये कौन सी 3 वर्ष, फिर कौन सी स्टेज आ जाएगी 11 से 14, ये जो है मिडिल स्टेज। उसके बाद फिर ये 4 वर्ष, 4 वर्ष क्या आ जाएगी ये 14 से 18 की उम्र, ये हो जाएगी सेकेंडरी स्टेज। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझिए, आपकी समझ का विकास होगा, क्योंकि हमारे घर के बच्चे इसी शिक्षा नीति के तहत पढ़ने वाले हैं। हमने तो अब तक जो पढ़ा वो 10+2+3 के फॉर्मुलेशन में पढ़ा और किताबी ज्ञान पढ़ा। इस शिक्षा नीति के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान बताने का प्रयास किया गया है। हम अब तक पढ़ते रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसमें क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। लेकिन अब जो शिक्षा नीति है, इस नीति के तहत यह बताया जाएगा कि किसी सैनिक के घर के ऊपर बम गिरा तो उसके रिजल्ट क्या हैं, उसके परिवार की क्या स्थिति रही होगी, उसको प्रैक्टिकल मार्मिक तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आपके आसपास के एटमॉस्फेयर, आपके आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण का ज्ञान आपको देने का प्रयास किया जाएगा। अब देखो इसमें ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड। तो यहां पे एक बात और, मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाएगी, मदर टंग को प्राथमिकता दी जाएगी। मातृभाषा क्या होती है, जिस भाषा में माँ हमको लोरी सुनाती है वो मातृभाषा होती है। जिस भाषा में माँ हमको लोरी सुनाती है वो मातृभाषा होती है। तो यहाँ पे मातृभाषा का विकास किया जाएगा। एक बच्चा वो मान लीजिए शेखावाटी बोलता है, वो मैथिली बोलता है, तो उसको उस भाषा में भी जो है लर्निंग करवाई जाएगी। और त्रिभाषा सूत्र होगा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत भी वैकल्पिक भाषा के रूप में होगा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत और मातृभाषा। तो इसमें मातृभाषा प्राथमिक रूप से होगी ताकि बच्चे को व्यवहारिक तरीके से समझाने का प्रयास किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे इन क्लासेज में क्या क्या पढ़ेगा हो, यहाँ तीसरी, चौथी, पांचवी जो क्लास है, यहाँ पर वो विज्ञान, गणित, कला, मानविकी, इन कक्षाओं में वो इन चीजों का अध्ययन करेगा। बेसिक अध्ययन उसको करवाया जाएगा तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में। आधारभूत चीजें, उसका वातावरण, कौन क्या है, जातीय भेद को खत्म करना, उसकी मानसिकता को इतना सुंदर बनाना कि उसके मन में ये कभी नहीं आए कि मैं किस जाति का हूं, वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है। मानवता की स्थिति उसकी मानसिकता में सुपुर्द करना, संयोजित करना, स्थापित करना, ये प्रयास रहेगा। फिर आता है 11 से 14 वर्ष। ये कौन से वर्ष हो गए, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास। इसमें उसको स्किल डेवलपमेंट का ज्ञान दिया जाएगा, कौशल विकास का उसको ज्ञान दिया जाएगा। जैसे ऐप की जानकारी, मोबाइल ऐप की जानकारी, टेक्नोलॉजी की जानकारी, तकनीकी जानकारी, उसको ये बेसिक नॉलेज उसमें दिया जाएगा। यानी उसके मस्तिष्क को इतना सक्रिय बनाया जाएगा कि प्रैक्टिकल एंगल से, व्यवहारिक तरीके से वो रोजगार के लिए तैयार हो सके और एक बेहतरीन रोजगार में जाके अपने जीवन यापन की व्यवस्था को सुंदर वो भविष्य में बना सके। फिर आता है यहाँ अगले 4 साल, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ये बड़ा सुंदर है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का। इसमें एक तो 2 प्रकार के प्रश्न होंगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। दूसरा, इसमें विदेशी भाषा चुनने का उसके पास अल्टरनेट होगा कि वो फॉरेन लैंग्वेज चुन सकता है, विदेशी भाषा का वो चुनाव कर सकता है। यहाँ पे उसकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। जीवन के लक्ष्य क्या हैं, जीवन के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है, कैसे व्यवहारिक तरीके से उसको सोचना है, इस बारे में उसको ज्ञान दिया जाएगा। तो विदेशी भाषा के बारे में उसके पास विकल्प होगा, विदेशी भाषा वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में यहाँ पे वो पढ़ सकेगा। उसकी एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो चीजों के बारे में सोच सकेगा कि अगर मैं ये पढ़ रहा हूं तो इसका भविष्य क्या है, क्या मैं इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसकी मानसिक क्षमता बढ़ जाएगी, वो ये सोच सकेगा कि युद्ध हुआ तो उसका नुकसान हुआ होगा तो कितना प्रभाव पड़ा होगा। अब हम ये पढ़ते हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति में ये पढ़ते हैं, युद्ध हुआ, ये नुकसान हुआ, लेकिन इस नुकसान के बाद लोगों का जीवन स्तर कैसे प्रभावित हुआ होगा, उसको व्यवहारिक तरीके से सोचने की क्षमता का विकास होगा। तो यहाँ पर ये इस स्तर के ऊपर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, 12वीं के बाद अब हम क्या करते हैं, 12th के बाद हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं या तो साइंस पढ़ेंगे या आर्ट्स पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे या टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अब हम ये करते हैं, लेकिन इस शिक्षा नीति के तहत क्या होगा, अगर आप साइंस के छात्र हैं तो साथ में आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो साथ में कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो साथ में साइंस भी पढ़ सकते हैं। यानी यहाँ पे बहुस्तरीय प्रवेश व निकास प्रणाली। आपने शुरू में पॉलिटिकल साइंस के साथ में ज्योग्राफी पढ़ा और हिस्ट्री के साथ में जो है फिजिक्स पढ़ा, बाद में लास्ट के वर्ष में आप जो है इस विषय को बदल सकेंगे और बदल के आप हो सकता है कि आप जो है ज्योग्राफी के साथ में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो
मल्टी लेवल के ऊपर इसमें एंट्री एंड एग्जिट का प्रावधान होगा, बहुस्तरीय प्रवेश व निकास प्रणाली का आधार होगा। अब देखिए दोस्तों, 12वीं के बाद क्या होगा, 12वीं के बाद कैसे पढ़ाई होगी, हम बात करेंगे टेट के ऊपर भी, आपके बीएड के ऊपर भी, उन बिंदुओं पे बात करेंगे। 12th के बाद अगर बच्चा 1 साल पढ़ता है तो उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अगर 12th के बाद उसने 2 वर्ष तक पढ़ाई की तो उसको क्या मिलेगा, डिप्लोमा प्राप्त होगा। और 12वीं के बाद उसने 3 वर्ष तक पढ़ाई की तो उसको डिग्री प्राप्त होगी। और 4 वर्ष अगर उसने 12वीं के बाद में पढ़ाई की तो ऐसी स्थिति में उसको डिग्री प्लस शोध की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। शोध के, लेकिन अब क्या होता था, मैंने 12वीं पास किया, बीए फर्स्ट ईयर दे लिया, उसके बाद मैंने 2 साल का गैप लगा दिया, उसके बाद बीए फर्स्ट ईयर जो मैंने पास किया था वो भी बराबर हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको 1 साल के बाद में क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद डिग्री, 4 वर्ष के बाद डिग्री प्लस शोध की योग्यता। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 12वीं के बाद जब आपका ग्रेजुएशन हो गया, यहाँ पे एमए करेंगे और एमए के बाद सीधा क्या करेंगे, पीएचडी कर सकेंगे। पीएचडी कर सकेंगे, एक जो है संस्था होगी जिसके माध्यम से कार्य होगा। और एमफिल इसमें नहीं होगी, एमफिल को इसमें खत्म कर दिया गया, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी को खत्म कर दिया गया एंड मास्टर ऑफ फिलोसॉफी खत्म कर दिया गया। और यहाँ पे पीएचडी आप इसके पश्चात एमए के बाद सीधे कर सकेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का जो नाम है ये क्या कर दिया गया, ये शिक्षा मंत्रालय होगा। अब क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय होगा। वैसे राज्यों में शिक्षा विभाग बोला जाता है, केंद्र में मानव संसाधन मंत्रालय बोला जाता है, अब इसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। अब सुनिए सबसे सुंदर बात, जैसे हम यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवाते हैं तो हम कितनी बार फेल हुए, कितनी बार पास हुए, हमारा वो खाता नंबर होता है यूनिवर्सिटी में, उसको बोलते हैं एनरोलमेंट नंबर। इसी प्रकार से प्रत्येक छात्र का एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, एक खाता होगा जिसमें आपकी डिग्री जाएंगी और उसी के आधार पर आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। और ये डिजिटल होगा। जैसे हमने नेट पास किया, स्लेट पास किया, तो उसकी डिग्री हमारे घर नहीं आती, हम क्या करते थे, नेट के माध्यम से निकलवा लेते थे। उसी प्रकार से हमारा एक अकाउंट नंबर होगा डिजिटल, अकाउंट नंबर होगा डिजिटल होगा ये। और समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी डिग्री जाएगी, आप अपना कोड डालेंगे, जो भी आपको नंबर मिला है, एनरोल किया और नंबर मिला है वो आपने डाला, डालते आपको उसमें डिग्री दिख जाएगी। इसका मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। जैसे हम पीडीएफ बना लेते हैं ना, ऐसे सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा, एक पीडीएफ होगी जो आपकी बन जाएगी, या यूं कह सकते हैं खाता आपका, शिक्षा विभाग में खाता आपका, उस खाते में कितनी बार फेल हुए, कितनी बार पास हुए, आपकी क्या स्थिति चल रही है वो आप उसमें देख सकेंगे। अब उसके बाद देखिए आपका क्या बनेगा, ये रिपोर्ट कार्ड। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी कंपनी के लिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो आपका एक रिपोर्ट कार्ड होगा। 12th के बाद बीएड कितने साल का होगा, 4 वर्ष का। 12th के बाद बीएड कितने साल का होगा, 4 वर्ष का। तो ये ग्रेजुएट एंड बीएड हो जाएगा, ग्रेजुएट एंड बीएड हो जाएगा। और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करते हैं तो बीएड कितने साल की होगी, 2 वर्ष की होगी। पीजी के बाद आप करते हैं तो 1 वर्ष, जो कि विश्वविद्यालय में होगी। यानी बीएड कॉलेज को बंद करने की बात की जा रही है, बीएड कॉलेजेस को बंद करने की बात की जा रही है। ये कैंपस में मानक स्तर के ऊपर होगा। अब क्या हालात आप जान सकते हैं बीएड कैसे हो रहा है, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली बिहार, नॉट ओनली राजस्थान, नॉट ओनली यूपी, ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। बीएड किस प्रकार से हो रही है आप देख सकते हैं, आप भली बात इस चीज से परिचित हैं। लेकिन अब क्या होगा, उसके स्टैंडर्ड होगा यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा, किस प्रकार से होगा, उसके नए मानक आएंगे, नए स्टैंडर्ड आएंगे। अब यहाँ पे पीजी के बाद 1 वर्ष जो कि विश्वविद्यालय में होगी, यहाँ पे ये 1 वर्ष पीजी में। फिर देखिए अब इसमें क्या है, टेट अब तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, वो अब तक तो किसके लिए था, 8वीं क्लास तक के लिए था। कौन सी क्लास तक के लिए था, वो 8वीं क्लास तक के लिए था। लेकिन अब जो होगा टेट, सेकंड ग्रेड टीचर भी टेट के बाद ही बन सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए शिक्षक भर्ती वाले साथी कि 10th के बाद 10th तक का शिक्षक अगर आपको बनना है तो आपको टेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। अब तक ये प्रावधान किसमें था, 8वीं क्लास तक के लिए होता था। नेक्स्ट, कॉलेज प्रवेश हेतु एक टेस्ट होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक शोध संस्थान स्थापित होगा। कानूनी और मेडिकल पढ़ाई के अलावा, कानूनी और मेडिकल कॉलेजेस के अलावा सभी का संचालन एकल नियामक के द्वारा, एक
सिंगल रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा होगा, एकल नियामक के द्वारा होगा। डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन का विकल्प होगा, ये प्राथमिक बनी रहेंगी, ये प्राथमिक बनी रहेगी। उसके बाद है स्टेट लेवल के ऊपर एक स्कूल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी। यद्यपि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, तो यहाँ पे राज्य भी अपना काम करेगा, तो स्टेट स्कूल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बच्चे बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको स्कूल से वापस जोड़ा जाएगा। और 2025 तक थर्ड क्लास तक सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य इसमें रखा गया है। 2025 तक थर्ड क्लास तक के बच्चों का सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य इसमें प्रस्तुत किया गया है। और 2030 तक 100% सकल नामांकन और 100% प्रवेश। इसको ऐसे समझो, एक छोटा सा कस्बा है, उसमें 300 बच्चे हैं और 300 बच्चों की उम्र स्कूल जाने योग्य है। अभी वर्तमान में अगर काउंट करें तो उसमें से कितने बच्चे आपको स्कूल जाते हुए मिलेंगे? आपको मात्र उसमें से जो है 150 या 130, 120, हो सकता है 100 ही बच्चे आपको 200 में से 300 में से स्कूल जाते हुए मिले। अब इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक क्या होगा, जितने बच्चे पढ़ने की उम्र में हैं वो सभी स्कूल में होंगे, वो सभी पढ़ रहे होंगे। अब देखो नेक्स्ट, 2030 तक 100% युवा व प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य इसमें रखा गया। ये बड़ी सुंदर बात है, प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। और देखिए जीडीपी का शिक्षा पर 4.43% से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 6%। ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसमें ये बात ध्यान रखना, कितना निवेश होगा इसमें? 6% का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, 6% इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो शिक्षा नीति है ये बड़ी सुंदर लग रही है, और मुझे इसमें सबसे सुंदर बात ये लगी कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस के साथ आप जो है फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, या फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप ज्योग्राफी के साथ जो है कॉमर्स का कोई अकाउंट्स का सब्जेक्ट है वो पढ़ सकते हैं। आपको पूरी तरह से जो आप पढ़ना चाहते हैं वो, आपने जब ग्रेजुएशन शुरू किया था तब कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, और जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पूरा हो रहा आपका, तब आप किसी और सब्जेक्ट के साथ हैं। तो बहुस्तरीय प्रवेश और निकास प्रणाली इसमें है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा संकट ये है कि ये इंप्लीमेंटेशन में कैसे आएगी, व्यवहारिक तरीके से कैसे लागू होगी, व्यवहार तो इसको कैसे लागू किया जाएगा। क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना तो लिया जा रहा है इसके माध्यम से कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, लेकिन समस्या ये है जो वर्तमान में शिक्षक हैं, कार्यरत हैं, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, सबको प्राइवेट और सरकारी स्कूल में इक्विवेलेंट माना गया है वैसे, लेकिन संकट ये है कि जो शिक्षक इस नीति से अवगत नहीं है, इसके पाठ्यक्रम से अवगत नहीं है, उनको एक बहुत बड़े व्यापक स्तर के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत काम करना होगा, तभी जो है ये व्यवहारिक तरीके से लागू की जा सकेगी। तो अभी तक तो ये सैद्धांतिक बातें थी, व्यवहारिक धरातल के ऊपर इसको लाने के लिए एक व्यापक स्तर के ऊपर प्रयास करना होगा, और भारत विश्व गुरु बन सकेगा, या भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना लिया जा रहा है वो पूरा होगा। एक चीज और इसमें ये प्रैक्टिकल बताने का प्रयास किया गया है, बच्चा विश्लेषण क्षमता को बढ़ा सकेगा, वो सोच सकेगा कि मैं ये पढ़ रहा हूं तो इससे मेरे को फ्यूचर में क्या लाभ मिलेगा। अभी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पता नहीं कि फ्यूचर में उसके माध्यम से जीवन में क्या प्राप्ति होंगी, क्या लक्ष्य होंगे, कैसे वो रोजगार पाएगा, अभी उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से उसको, इस शिक्षा नीति के माध्यम से उसको अपने जीवन लक्ष्य को चुनने में सुविधा प्राप्त होगी। इस प्रकार से फिर मैं किसी नए करंट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगा। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस एवरीवन।